बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में टेली कम्युनिकेशन के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका मैनुअल एक्सचेंज का। हम टेलीफोन एक्सचेंज की बात कर रहे थे कि आप जब शुरू शुरू में जब टेलीफोन्स आए थे तो इतने ज़्यादा कनेक्शन नहीं होते। जैसे जैसे कनेक्शन की तादाद बढ़ती गई तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी आपकी एक्सचेंज बनाने की, जिसके थ्रू आप डिफरेंट जो है वो इलाके से, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से जो कि एक अलग इलाके में रहता है तो वहाँ से जो है वो उसके साथ कनेक्टेड जो है वो आसानी से हो सके। तो शुरू शुरू में ये जो आपकी टेलीफोन एक्सचेंज थी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि शुरू वाली जो टेलीफोन एक्सचेंज थी वो थी मैनुअल एक्सचेंज। मैनुअल एक्सचेंज में ये होता कि आप जब भी कोई चीज़ नंबर डायल करते किसी भी का, तो सबसे पहले कॉल जो है वो जो भी आपके डेस्टिनेशन होती थी वहाँ डायरेक्ट नहीं जाती थी। ठीक है, आपकी कॉल पहले ऑपरेटर के पास जाती थी। ऑपरेटर जो है वो आपकी कॉल अटेंड कर, आप उसको इन्फॉर्मेशन देते थे कि मैंने जो है वो इस बंदे से इस नंबर से जो भी है बात करनी है। तो ऑपरेटर वहाँ बैठ के उस बंदे का नंबर डायल करके उसकी लोकेशन जो भी उसका एड्रेस होता था उसका डाल के फिर जो है वो आपकी जो कॉल है वहाँ तक जो है वो पहुँचाता है। यानी कि आप डायरेक्टली किसी भी शख्स के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं हो सकते थे। इसके लिए जो है वो ऑपरेटर जो है वो लाजमी चाहिए होता था, क्योंकि मैनुअल एक्सचेंज थी। एक्सचेंज जो है उसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि आप डायरेक्ट जो है वो कॉल जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि जो उसके अंदर बोर्ड इस्तेमाल किया गया था, जो उसके अंदर सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी कि उसको ह्यूमन जो है वो ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करे। लेकिन ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चली। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो ये चीज़ें जो है वो चेंज होती गई। उसके बाद जो है आपकी ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज आई। यानी कि यहाँ पर जो है वो जितने भी आपके ह्यूमन ऑपरेटर थे वो एलिमिनेट हो गए, उनको जो है वो ख़त्म हो गए वहाँ से। क्योंकि अब सारा जो सिस्टम था आपका, यानी कि जो भी आपका जो यानी कि आपकी जो भी सिस्टम वहाँ लगा हुआ है इस टेलीफोन एक्सचेंज में, वो उसकी बनावट ऐसी की गई, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस का इस्तेमाल किया गया कि वहाँ पे वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ सिग्नल का मोहताज है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मोहताज था। इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे ही उनको मिलता था वो उसी तरीके से जो है वो ऑपरेट करते थे। ठीक है, तो देखते हैं ये टेलीफोन एक्सचेंज, ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज क्या थी और ये काम कैसे करती थी। एक्सचेंज a central place through which one telephone can be connected to another telephone indirectly। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि यानी कि आप डायरेक्ट तो नहीं करते, पहले कॉल आपकी सेंट्रल एक्सचेंज में, एक्सचेंज के अंदर आपकी कॉल जाती है तो वहाँ से एक्सचेंज का सिस्टम जो है वो उस नंबर को ऑटोमेटिकली लोकेट करके, यानी कि उसको फाइंड करके वहाँ पे आपकी जो है वो लाइन को मिलाता है। A large number of telephone lines are interconnected with each other through exchange। जितने भी टेलीफोन लाइंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो एक्सचेंज के थ्रू ही हैं। यानी कि आप अगर किसी को कॉल करते हैं, यानी कि आप मोबाइल को छोड़ दें, सॉरी टेलीफोन को छोड़ दें, आज का अगर मोबाइल भी की बात भी करें ना, मोबाइल टेक्नोलॉजी की भी, तो उसमें तो वायर का इंटरकनेक्शन नहीं है, वो तो सारी वायरलेसली हो रही है। तो बंदा कह सकता है कि यार हम जो कॉल करते हैं वो डायरेक्टली अगले बंदे तक पहुंच जाती है, तो ऐसा नहीं है। पहले कॉल आपकी जो है एक्सचेंज के अंदर ही जाती है, वहाँ से जो है आपका जो डेटा होता है वो सारा चेक होता है। यानी कि आप जो कॉल कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जो ब्रांच है वो क्या है, वहाँ पे कॉल फॉरवर्ड होती है। उसके बाद जो है वो आगे जो है आपकी कॉल जो है वो प्रोसीड होती है। क्योंकि अब हमारा काम जो है वो सारा डिजिटलाइज हो गया है, तो ये सारा काम बिजली के ऊपर चलता है, पल्सेस के ऊपर चलता है। तो ये इतना फास्ट काम है कि इसके अंदर जो है वो माइक्रो सेकंड का वक्त भी नहीं लगता, इतनी फास्ट तरीके से होता है, इसलिए हमें नहीं पता लगता। लेकिन अगर एक्चुअल हम बात करें काम की, तो ये काम ऐसे ही होता है। यानी कि डायरेक्ट कोई कॉल जो है वो किसी बंदे को नहीं जाती, पहले जो है वो एक्सचेंज के अंदर ही जाएगी वो आपकी कॉल। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैनुअल एक्सचेंज के अंदर ऑपरेटर उठा लेता था, इसलिए बंदे को पता लगता था कि ऑपरेटर हमारी कॉल जो है वो पहले एक्सचेंज के अंदर गई है। अब जो है वो दौर डिजिटलाइज हो गया है, हमारे हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। तो कॉल अगर जाएगी भी तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि काम इतना फास्ट हो रहा है। तो आपको
बंदे को पता ही नहीं लगता कि हमारी कॉल कहीं जा भी रही है नहीं। हमारा जो राब्ता है डायरेक्ट हमारी डेस्टिनेशन से होता है, यानी कि जो भी हमारा बंदा होता है जिससे हम बात करना चाह रहे होते हैं, हमारा डायरेक्ट राब्ता उससे होता है। तो इसीलिए पता ही नहीं लगता है चीज़ का, लेकिन होता एक्चुअली यही है। An auto telephone exchange contain number of electromechanical switches controlled by dial pulses। यानी कि अब यहाँ पे ह्यूमन ऑपरेटर को एलिमिनेट कर दिया गया। जो बोर्ड्स वगैरह पहले यूज़ हो रहे थे मैनुअल एक्सचेंज में, उनको ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस का इस्तेमाल कर दिया गया है, जो कि पल्सेस के ऊपर चलते थे, यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ऊपर चलते थे। जैसे उनको पल्स मिलती थी उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑपरेट करते थे। There are two type of switches all around the world. Digital switches are now replacing these switches। अच्छा, जब ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज थी उस टाइम पे दो तरह के स्विचेस का इस्तेमाल होता था। एक था स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग, या इसको स्ट्रोगर स्विचिंग भी कहते हैं। स्ट्रोगर एक जो है वो साइंटिस्ट था, या यानी कि एक इंजीनियर था जिसने ये स्विच बनाए थे। स्ट्रोगर स्विच के नाम से उसने अपने नाम के से उसका जो है वो उन स्विचेस का नाम रख दिया। दूसरा था EM स्विचेस। ठीक है, हम इनको देखेंगे ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। डिजिटल स्विचेस आर नाउ रिप्लेसिंग दी स्विच। आजकल क्योंकि डिजिटलाइज हो रहा है, ऑटोमेशन का कोई काम है ही नहीं। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि काम तो आज भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक से मुराद ये था कि यहाँ पे जो काम हो रहा था वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस के थ्रू हो रहा था। लेकिन आजकल जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस का कहीं आपको जो है वो किस्मती से जो है ना वो आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज जो है वो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि इससे फास्ट चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट के अंदर। अब वो चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं। स्ट्रोगर स्विचिंग और स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग। स्ट्रोगर स्विचिंग क्या होती है और स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग जो है इसको हम क्या होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है। सेलेक्टर्स स्विचेज आर यूज इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। सेलेक्टर स्विच जो है वो इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते थे हुए होते थे। कौन कौन से थे? एक था यूनिट सेलेक्टर और दूसरा था टू मोशन सेलेक्टर। ठीक है, यूनिट सेलेक्टर और टू मोशन सेलेक्टर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट सेलेक्टर क्या था और इसका काम क्या था। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेलेक्टर बिकॉज रोटेटरी मोशन ऑफ दिस स्विच इज इन वन डायरेक्शन। यूनिट सेलेक्टर इस वजह से कहा जाता था क्योंकि इसकी जो है वो रोटेशन जो थी एक डायरेक्शन में होती थी, यानी कि या तो ये या तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो ये इस डायरेक्शन में। वन टाइम एक वक्त में ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। इस वजह से इसको यूनिट सेलेक्टर का नाम दिया गया था। यूनिट सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट्स कॉल्ड वाइपर्स। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक वाइपर का इस्तेमाल किया जाता था। वाइपर टाइप असेंबली जो थी उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। देर आर these are used to make electrical connection with any of the several contacts called bank contacts। यानी कि ये इस काम जो है उसका क्या काम था, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो बनाता था जो बैंक थी। यानी कि बैंक का मतलब ये है कि एक पूरी जो यानी कि स्लाइड थी, एक पूरा जो इसकी तस्वीर आपको जब दिखाऊंगा इसके अंदर फिगर है, उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आएगी मज़ीद कि वाइपर्स जो है वो किस तरीके से कॉन्टैक्ट होते थे और किस तरीके से नहीं। द आर्क इन अ मोस्ट केसेस कंसिस्ट ऑफ अ 10 स्टेप। यानी कि जो एक आर्क टाइप, यानी कि आर्क आपको पता है यानी कि इस तरीके से इस टाइप की आर्क थी, उसके अंदर 10 स्टेप जो है वो इस तरीके के बने हुए थे। चलो यार आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो है वो एक बैंक है पूरी। इसके ऊपर यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे दूसरा कनेक्शन है, यहाँ पे तीसरा कनेक्शन। जितने स्टेप हैं उतने ही कनेक्शन है, आगे इतने यूज़र हैं। अब ये वाइपर है, यानी कि ये कनेक्शन बना रहा है। इसके ऊपर आएगा तो इस वाले बंदे से कनेक्ट बनेगा, इस वाले पे आएगा तो इस बंदे से कनेक्ट बनेगा, इस वाले पे आएगा तो यानी कि 1 2 3 4 6 7, यहाँ पे 7 है। लेकिन एक आर्क यानी कि ये जो कंप्लीट आपकी आर्क है, ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्टैक्ट थे वो 10 आते थे, यानी कि इस तरह के 10 होते थे। तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेप के साथ एक एक बंदा कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि इसके साथ एक लाइन है, इसके साथ एक लाइन है, इसके साथ एक लाइन है, यानी कि 10 लाइन इस तरीके से कनेक्ट होती हैं। इसको पूरी को बैंक कहा जाता है क्योंकि एक ही आर्क के अंदर, एक ही रो के अंदर आपके 10 कनेक्शन जो है वो मौजूद थे। द वाइपर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो वाइपर था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ऑपरेट होता था, यानी कि जो ये जो वाइपर है आपका,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ऑपरेट होता था। कैसे ऑपरेट होता था ये पढ़ेंगे। कार ड्राइविंग मैग्नेट, जिसको ड्राइविंग मैग्नेट कहा था क्योंकि ये वाइपर को जो है वो चलाने में मदद करता है। विद द हेल्प ऑफ रेचेट एंड पावल मैकेनिज्म, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वाइंडिंग ऑफ द drive magnet, it energizes and attracts the armature and power slips over that one tooth of the ratchet and wheel and so on. The unit selector rotate as many as step at the electromagnetic energize and de-energize। ठीक है, ये तो इसकी थी थ्योरी। अब इसको मैकेनिज्म जो है वो इसका देख लेते हैं, यूनिट सेलेक्टर काम कैसे करता था। ये आपका है मैग्नेट, ठीक है, ये आपका है आर्मेचर, ऊपर वाला है पार्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जो इसका है आर्मेचर है, ये सारा जो है इसके साथ स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये जो है स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, ये भी, इसको होल्ड करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे हमारा पावल मैकेनिज्म है या रैचेट है, इनको जो है वो, ये रैचेट है आपका, ये वाला रैचेट है, और ये इसको कहते हैं पावल। अब होता क्या था, ये वाइपर जो है वो एक स्टेप मूव करेगा, कैसे, ये मैग्नेट है, जब जैसे ही इस मैग्नेट के थ्रू, यानी कि इस वायर के थ्रू इसके अंदर करंट गुजरता था, ये मैग्नेट एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होने के का रिजल्ट ये निकलता था, ये क्योंकि अब ये एनर्जाइज हो रहा है तो ये इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये अट्रैक्ट करता था तो इसके साथ ये एक पॉल लगा होता है, ठीक है, ये एक स्टेप जो है वो आगे मूव करेगा। जैसे ये एक स्टेप आगे मूव करेगा, यानी कि अब यहाँ इस नॉब में फंसा हुआ है, इस गरारी में फंसा हुआ है, जैसे ये स्लिप होके इस पॉइंट पे आएगा तो आपका वाइपर एक स्टेप मूव करेगा, ठीक है। अगेन आपका मैग्नेट एनर्जाइज होगा, आर्मेचर नीचे की तरफ आएगा, ये पावल आपका नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, ये जो आपका रेचेट है, ये इसको होल्ड करने के लिए है कि अगर एक दफ़ा स्लिप होने के बाद, यानी कि एक स्टेप अगर आगे मूव कर जाती है आपका वाइपर, तो दोबारा जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे, इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। और ये वाइपर जो है वो इसी तरीके से मूव करता रहेगा जिस भी कॉन्टैक्ट से आपको कॉन्टैक्ट होना है। अब वाइपर मूव कर रहा है इस मैग्नेट के एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होने के नतीजे में, ठीक है। मैग्नेट एनर्जाइज और डी एनर्जाइज कब हो रहा है, जब आप जो है वो यानी कि कोई भी जो है वो नंबर जो है वो डायल कर रहे हैं, उस नतीजे में जो है, उसके नतीजे में जो है ये मैग्नेट एनर्जाइज होता है, ठीक है। अब मैंने कहा आपके पास ये एक बैंक है, पूरी एक बैंक के अंदर नंबर ऑफ जो कॉन्टैक्ट है वो 10 है, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स ड्राइव का है और ये जो है आपका है फॉरवर्ड ड्राइव, यानी कि ये मूवमेंट जो है वो इसकी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, रिवर्स भी ड्राइव भी हो सकती है, इसकी फॉरवर्ड ड्राइव भी हो सकती है। जाहिर बात है जब आपने एक कांटेक्ट, किसी बंदे को कांटेक्ट किया। अच्छा, इसकी में एक और चीज़ है, इसके अंदर ऐसे नहीं है कि ये आपका 1 2 3 4 5 6, लेट सपोज ये कांटेक्ट है, ये वाइपर जो है वो इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक नंबर होता है सीरीज़, ठीक है, 64289, 64285, 64286, इस तरीके से नंबर होते हैं। और नंबर क्या होते हैं बेसिकली, सबसे पहले जो है वो इसके अंदर ग्रुप बने हुए थे, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिजिट होता है उसको फाइंड करेगा। लेट सपोज 3 को डिजिट किया, अब 3 के अंदर जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो अगले सेलेक्टर को के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप के पास जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा इसको जो है वो अटैच करेगा। अब यहाँ पे नंबर आ जाता है आपका 4, तो यानी कि यहाँ पे इस पे 3 था, इसको क्या देते हैं 3, यहाँ पे आ जाता है 4, तो यहाँ पे वाइपर आपका आ जाएगा इस पे 3 4। अगला नंबर है 5 6, ठीक है, अगेन सेकंड ग्रुप होगा, ठीक है। सेकंड ग्रुप के अंदर फिर जो है वो ठीक है, अगेन जो है वो नंबर था आपका 3432, लेट सपोज ये नंबर था। तो अब वाइपर आ जाएगा इस 3 नंबर के ऊपर, ठीक है। लास्ट जो है आपका आ जाएगा फाइनल ग्रुप या फाइनल सेलेक्टर आ जाएगा, तो उसके ऊपर वाइपर आ जाएगा सेकंड नंबर वाले के ऊपर, वाइपर जो है वो इस पर पे आ जाएगा। तो ये जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो इस तरीके से मिला। जब ये सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो वाइपर जो हैं वो अपने अपनी पोजीशन पे आ जाते थे, तब एक डीसी लूप कंप्लीट होता था। उस डीसी लूप कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपकी जो है वो कॉल मिलती थी, ठीक है। इसकी एक और जो तस्वीर है वो मैं जो है वो
उसके अंदर शेयर कर दूंगा, आपकी पीपीटी जो है वो शेयर करूंगा उसके अंदर, ठीक, या अगले स्लाइड जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो है मैं आपको दे दूंगा। तो बेसिकली जो है यूनिट सेलेक्टर का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से मूव होता है। ये जो है आपका मैग्नेट एनर्जाइज होता था, मैग्नेट एनर्जाइज के होने के नतीजे में आपका जो ये पॉल था, ठीक है, यानी कि ये वाइपर था, जो है ये मूव करता था सेलेक्टर के ऊपर। अब ये जो मैग्नेट एनर्जाइज हो रहा है ना, मैग्नेट एनर्जाइज ही तब होता है जब आप कोई नंबर डायल कर रहे होते हैं, ठीक है। जितने भी ज़्यादा आपकी जो है वो सिलेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, अच्छा, नंबर ऑफ़ सिलेक्टर्स की तादाद यानी कि नंबर ऑफ़ बैंक की तादाद जो है वो डिपेंड करती है सब्सक्राइबर, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज़्यादा ये जो है वो इस तरह के बैंक जो है वो मौजूद होंगे। लेकिन इस यूनिट सेलेक्टर जो है वो इस वजह से, क्योंकि ये या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में एट ए टाइम, यूनिट सेलेक्टर इस वजह से कहा जाता है इसको। इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट बनाने का, जिसकी मदद से जो है आपका कॉन्टैक्ट बनता है। लेकिन सारा काम जो है वो इस मैग्नेट के थ्रू होता है। मैग्नेट एनर्जाइज होता है तो ये आपका वाइपर मूव करेगा, मैग्नेट डी एनर्जाइज हो जाएगा तो उसके ऊपर ही कॉन्टैक्ट बना के रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपका यूनिट सेलेक्टर जो है वो काम करता है। यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो है वो बता दूंगा इसकी क्या, इसके अंदर कोई अगर कोई चीज़ नहीं आई समझ। मैकेनिज्म इसका जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सारा काम मैग्नेट के ऊपर होता है, वाइपर्स की असेंबली जो है वो कॉन्टैक्ट के ऊपर जाती है और हर कॉन्टैक्ट के साथ एक सब्सक्राइबर जो है वो कनेक्टेड होता है। इसकी एक सिंपल सी पिक्चर आपकी बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं उस चीज़ को। फिर भी अगर नहीं समझ सकते हैं तो आप मुझसे पूछें, जो चीज़ नहीं आ रही समझ, ठीक है। यूनिट सेलेक्टर है नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हमारा होगा, टू मोशन सेलेक्टर, वो किस तरीके से काम करते हैं वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।